जनसंख्या की वजह से कोई बढ़ा क्या? माइनॉरिटी की भी गिनती होती है, तो क्या कोई विभाजन उस सेंसस की वजह से बढ़ा क्या? तो अगर ओबीसी की भी जनसंख्या हो जाएगा, गिनती हो जाएगी, तो कहीं कोई भी किसी भी तरह का कोई भी विभाजन ऐसा बढ़ने वाला नहीं है। इसमें देश और समाज को आगे बढ़ने में मदद है। सब ये कॉलेजियम की पैदाइश हैं और इसीलिए जब ये कॉलेजियम जो है वो समस्या हमें वहाँ से नहीं हटाना पड़ेगा, न्यायपालिका से नहीं हटाना है, न्यायपालिका से भी हटाना है, मीडिया से भी हटाना है, डॉक्टरी पेशे से भी हटाना है, आर्मी से भी हटाना है। आरक्षण के लिए जो 10 साल के लिए था, जो संसद और विधानसभाओं वाला आरक्षण है वो 10 साल के लिए था और उसको बढ़ाने की मांग तो कोई करता नहीं है। तो फिर जो आरक्षित कोटे के जो अनारक्षित वर्ग के जो होते हैं उनके वोटों से वो कैंडिडेट जीतते हैं और उनकी कोई अपनी कोई हैसियत नहीं होती है, तो वो एक तरीके से पपेट के कठपुतली की तरह काम करते हैं। जाति जनगणना की मांग पूरे देश में लगातार तेज हो रही है और तमाम सामाजिक संगठन इसके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज दिल्ली के आईटीओ में कार्यक्रम हो रहा है जाति जनगणना को लेकर और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने तमाम जो ओबीसी समाज के हैं और जो सामाजिक न्याय के विचारक हैं उन सभी लोगों के तमाम तर्क और उनकी बातें आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इसके पक्ष में जो तर्क हैं वो आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार इसके विरोध में तर्क चला रही है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम इसके जो सार्थक तर्क हैं, इसकी जो सार्थक इसकी बातें हैं वो आप लोगों के सामने लाएं। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र यादव हैं और मैं इनसे बातचीत करूंगा और हम लोग जानेंगे इस बारे में। सर, ये जनगणना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या लाभ होंगे और इसका भारत के जो विकास है, जो डेवलपमेंट है भारतीय समाज के, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जनगणना का तो एक सामान्य सा उद्देश्य होता है कि उसी के आधार पर देश की जो भी विकास योजनाएं होती हैं, जो भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, वो सारी जनसंख्या के आधार पर ही बनती हैं। और जनसंख्या में सिर्फ गिनती नहीं कर दी जाती कि हाँ भाई इस देश में इतने लोग हैं या इस प्रदेश में इतने लोग हैं। उनके जनसंख्या की संख्या के साथ में तमाम तरह के आंकड़े भी उसमें दिए जाते हैं। कहाँ कितने लोगों के पास में कितने संसाधन हैं, कितने संसाधन हैं, कौन लोग संसाधनों से अपने अधिकारों से वंचित हैं, कौन लोगों के पास में हिस्सा ज़्यादा है। ये सारे जो आंकड़े होते हैं ये जनसंख्या में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जो जनसंख्या जो होते हैं वो अधूरी होती थी, तो उस जनसंख्या को पूर्ण जनसंख्या परफेक्ट बनाने की मांग है कि इसमें जो ओबीसी की जनसंख्या है उनकी भी गिनती हो। एससी और एसटी की ऑलरेडी होती ही है, माइनॉरिटी की भी होती ही है, तो अब जब ओबीसी की हो जाएगी तो जो अपर कास्ट के लोग हैं उनकी भी ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो सभी की संख्या सामने आ जाएगी। तो तमाम तरह के जो भ्रम पैदा होते रहे कि आरक्षण का लाभ केवल ये जाति उठाती रही है या आरक्षण का लाभ केवल वो जाति उठाती रही है या इनको लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि भाई किसको कितना हिस्सा मिल रहा है, कितना हिस्सा मिलना चाहिए। किसी को ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है तो वो बात भी सामने आ जाएगी, किसी को हिस्सा नहीं मिल रहा है तो वो भी सामने आ जाएगा। उसके लिए फिर क्या क्यूरेटिव मेजर अपनाने चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो इसलिए ये जातिगत जनगणना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक इसके विरोध करने वाले उनकी बात रही कि वैसे कोई विभाजन होगा, ये होगा, देखिए एससी और एसटी का तो पहले से गिनती हो रही है, तो क्या उस तरह का कोई विभाजन जनसंख्या की वजह से कोई बढ़ा क्या? माइनॉरिटी की भी गिनती होती है, तो क्या कोई विभाजन उस सेंसस की वजह से बढ़ा क्या? तो अगर ओबीसी की भी जनसंख्या हो जाएगा, गिनती हो जाएगी, तो कहीं कोई भी किसी भी तरह का कोई भी विभाजन ऐसा बढ़ने वाला नहीं है। इसमें देश और समाज को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। देश के आगे बढ़ने के लिए ये कितनी ज़रूरी है ये गणना? जैसे देश के आगे बढ़ने का मतलब होता है देश के प्रत्येक व्यक्ति का आगे बढ़ना। उस जो अंतिम व्यक्ति है वो जब विकास के क्रम में आगे बढ़ेगा तभी देश बढ़ता है। तो उस अंतिम व्यक्ति तक विकास के क्रम में वो आगे बढ़ पाए, इसके लिए ये जनगणना कितनी ज़रूरी है? ये उसी के लिए ज़रूरी है। देखिए, विकास का मतलब वैसे तो विकास हो ही रहा है, लोग मंगलयान भी छोड़ रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में तमाम तरह के नोबेल पुरस्कार भी मिल रहे हैं, चाहे भली भारतीय मूल के लोगों के हों या यहाँ के नागरिक ना हो, तो तमाम चीज़ें तो हो ही रही हैं। लेकिन विकास संपूर्ण नहीं है। यानी यहाँ पर आपको एक बड़े से बड़ा, यानी अमेरिका से भी आदमी यहाँ पर इलाज कराने के लिए आ जाएगा, यहाँ इलाज की ऐसी सुविधाएँ हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। यहाँ पर एक से एक विश्व स्तरीय संस्थान मिल जाएंगे जिनमें पढ़ाई जो होती है वो दुनिया के किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के मुकाबले में होगी, लेकिन वो सबको उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर एक से एक ऐसी चिकनी सड़कें बनेंगी, पैर रखेंगे तो आप फिसल जाएंगे, दूर जाके गिरेंगे, लेकिन वो सड़कें सबके लिए उपलब्ध नहीं है। एक से एक बड़े स्टेडियम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं है।
तो विकास को, संपूर्ण विकास तो तभी होगा जब उसको सभी को फ़ायदा होगा, हर तबके को फ़ायदा होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन लोगों की पहचान की जाए कि हाँ भाई, किस तबके को अभी तक लाभ नहीं मिला है। ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई, अब जैसे छत्तीसगढ़ में है, कुछ विलुप्त होती जा रही हैं जनजातियाँ जो, और कहने के लिए उनको कभी कोई राष्ट्रपति वहाँ पर गए हुए थे तो उन्होंने उनकी हालत देखी तो उनको बड़ी दया आ गई, उन्होंने उन जातियों को गोद ले लिया। अब उनकी स्थिति क्या है, उसके बाद में कोई हालत सुधरी है नहीं सुधरी, या वो और लुप्त होते जा रहे हैं क्या, ये सारी चीज़ें कब कब पता लगेंगी? ये तभी पता लगेंगी जब एक एक जाति के हिसाब से गिनती हो, उनके पास में और किसके लोगों के पास में कितनी नौकरियां हैं, कितनी उनकी एजुकेशन का स्तर क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें सामने आएंगी। इसका सिर्फ गिनती नहीं हो जानी है, गिनती के साथ में सारे पूरे स्टैटिस्टिक्स उसमें सामने आएंगे। तो उसके बाद ही जो विकास जो होगा वो संपूर्ण विकास होगा। सर, कल एक सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल हो रही है, एनडीटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं संकेत उपाध्याय। वो कह रहे हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए लागू हुआ था और उसके बाद इसकी जो है समीक्षा की जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो क्या ये बात, वो जो ये तर्क दे रहे हैं, ये तर्क सही है और ये बात संवैधानिक रूप से सही है? संकेत उपाध्याय को क्या है कि एक तो पढ़ाई करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन ही कर रहे होंगे तभी उनको ये तय हो गया था कि वो जब भी चाहें किसी भी टॉप के इंस्टीट्यूट में, और जाहिर है वो टॉप का इंस्टीट्यूट इनके लिए एनडीटीवी ही है, तो टॉप का इंस्टीट्यूट उनको बाकायदा फ़ौरन नौकरी देगा और डेस्क पर ही नहीं रखेगा, बाकायदा रिपोर्टिंग, एंकरिंग और जो भी ये चाहेंगे वो दे देंगे। क्योंकि उनके संकेत के नाम के साथ में जो उपाध्याय लगा हुआ है, जो मधुकर उपाध्याय के बेटे हैं, जो बीबीसी में भी रहे हैं और तमाम मीडिया संस्थाओं में महत्वपूर्ण और चर्चित पत्रकार रहे हैं, तो उनके लिए तो सारा रास्ता क्लियर था, तो उनको क्या ज़रूरत है ये सब पढ़ने की। तो जो वो सुनते रहे हैं यहाँ से वहाँ से, वही बातें वो दोहरा देते हैं कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था। आरक्षण के लिए जो 10 साल के लिए था, जो संसद और विधानसभाओं वाला आरक्षण है वो 10 साल के लिए था, और उसको बढ़ाने की मांग तो कोई करता नहीं है। उसको बढ़ाने की मांग कोई नहीं कर, उसको बिना मांग के हर साल ये बढ़ा देते हैं। हर 10 साल में अपने आप खबर आ जाती है कि वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, क्योंकि उससे इनका फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि वो सीटें रहती हैं जो आरक्षित सीटें रहती हैं, फिर उनमें कांग्रेस, बीजेपी या जो भी पार्टी अपने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे देती है, और जो एससी एसटी की जो सीटें होती हैं, जो उनके मतदाता होते हैं, क्योंकि सारे कैंडिडेट इनके होते हैं तो उनके वोट आपस में बढ़ जाते हैं। तो फिर जो आरक्षित कोटे के, जो अनारक्षित वर्ग के जो होते हैं, उनके वोटों से वो कैंडिडेट जीतते हैं, और उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती है। तो वो एक तरीके से पपेट के कठपुतली की तरह काम करते हैं। तो जो 10 साल वाला आरक्षण है वो संसद और विधानसभा वाला है, जो अब हमें हमारे एससी एसटी के लोगों को ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। जो नेता उससे चुनाव लड़ रहे हैं, केवल वो भले ही उसका समर्थन कर दें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के देखते हुए, लेकिन बाकी उनको कोई समर्थन नहीं कर रहा है उस आरक्षण का। वो आरक्षण ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, और उसके बदले प्रचार कर दिया जाता है कि ये जो नौकरियों वाला जो आरक्षण है, अरे ये तो अभी मिलना शुरू हुआ, आप कह रहे हो 10 साल के बाद में, अभी पूरा लागू नहीं हुआ। मंडल आयोग जब से लागू हुआ था वो नौकरी वाला, तब भी जो ओबीसी की आबादी, ओबीसी का हिस्सा नौकरियों में तकरीबन 12% था, आज भी करीब 12% है। तो उसमें कहाँ से 10 साल की बातें आ गई? ये सब अज्ञानी लोग हैं, और कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं भाई। अब सीधे टीवी पर एंकर बन गए हो, टॉप के इंस्टीट्यूट में बन गए हो, तो अब कुछ भी कहते रहेंगे। क्या इसके तरह से इसके पीछे इस तरह के सिर्फ संकेत उपाध्याय नहीं है, ऐसे बहुत सारे मीडिया पर्सनालिटी हैं जो बोलते हैं, क्या इसके पीछे सिर्फ इनकी अज्ञानता है या किसी तरह की ये खास साजिश की तहत इस तरह से बोला जाता है? दोनों बातें हैं। अगर उनको पता भी है तो उनको पता है कि एक देखिए, आम परसेप्शन तो यही बना हुआ है कि हाँ 10 साल के लिए था, तो हमें तो इनको क्या पड़ी कि यार अलग से जागरूक कराएं। तो अगर इनको पता भी होता है तो वो रुक जाते हैं, वो चीज़ नहीं बताते हैं, और ज़्यादातर को तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि है सब ये कॉलेजियम की पैदाइश हैं। और इसीलिए जब ये कॉलेजियम जो है वो सिर्फ हमें वहाँ से नहीं हटाना पड़ेगा, न्यायपालिका से नहीं हटाना है, न्यायपालिका से भी हटाना है, मीडिया से भी हटाना है, डॉक्टरी पेशे से भी हटाना है, आर्मी से भी हटाना है। आर्मी में भी यही चल रहा है कि जो अफसरों के बेटे होते हैं उन्हीं को अफसर बनाते हैं, और सिपाहियों सैनिकों के जो बेटे होते हैं, चाहे वो कितना भी होनहार क्यों ना हो, उसको नहीं बनाते हैं, क्योंकि उससे लगता है कि उनका प्रोटोकॉल टूट जाएगा। आर्मी के सैनिकों के जो है मैस होते हैं, जो रिक्रिएशन क्लब होते हैं, वो अलग होते हैं, और सैनिकों के अलग होते हैं। अब किसी सैनिक का बच्चा है तो वो सैनिकों में जाएगा, कल के दिन वो अफसर बन जाएगा तो वो अफसरों वाले मैस में जाने लगेगा, और अपने साथ में अपने घर के लोगों को भी ले जाएगा, अपने पिता को भी ले जाएगा, तो उनका प्रोटोकॉल टूट जाएगा।
तो वहाँ भी एक अपने कॉलेजियम लगाए हुए हैं। तो आर्मी कॉलेजियम वालों ने बड़ा खुलासा किया सर, आप इसके बारे में और विस्तार से बताइए थोड़ा। नहीं, विस्तार से यही है कि आप इनके जो सैनिकों के बच्चे होंगे, जो नॉन कमीशन ऑफिसर के जो बच्चे होंगे, ये एनडीए सीडीएस सारी परीक्षाएं देते हैं, या एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के बाद से डायरेक्ट भर्तियां भी होती हैं, वो सब पूछेंगे, लेकिन आप पता का नाम जरूर पूछ लेंगे। और इन बच्चों को लगता है कि हम तो ये बताएं कि हम ऑलरेडी हम आर्मी मैन के बेटे हैं, तो हमारे चांस बढ़ जाएंगे, एक अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो ये बता देते हैं। और नहीं है तो वो इतना प्रावधान उसमें प्रोविज़न रखते भी हैं कि वो पूछ लें कि आपके परिवार में कोई सेना में है या नहीं है तो कहाँ है, किस पद पर है, कहाँ पोस्टिंग है, भैया उससे क्या लेने देना। सही बात। अगर वो सारी क्वालिफिकेशन आप पूरा कर रहा है तो उसका सिलेक्शन करो, ये पूछने से क्या मतलब। लेकिन ये पूछ लेते हैं और फिर उसको उस आधार पर आप, मेरी जानकारी में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो सेना में रहा हो, सिपाही रहा हो और उसका बच्चा अधिकारी बन गया हो। आप देखिए अभी जब आईएएस, सिविल सर्विस के, पीएससी पीसीएस के, ये सब के एग्जाम निकलते हैं, तमाम आ जाते हैं कि रिक्शा वाले का बच्चा बन गया, या कोई थानेदार था उसकी बेटी एसपी बन के आ गई, वो उसको सल्यूट कर रहा है। ये सब तमाम चीज़ें दिख जाती हैं कि हाँ, जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर पिता कंपाउंडर था, वहीं पर बेटा डॉक्टर बन के आ गया। सेना में ऐसी कभी कभी कोई खबर नहीं मिलेगी कि देखिए कि ये जो वहाँ पर था कॉर्पोरल था, हवलदार था, सार्जेंट था, वो इसकी बेटी कमांडेंट, विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और वो बन गई हो। ये कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। जबकि हमारे परिवार के तमाम लोग सेना में रहे हैं। सीधा मैं तो नहीं हूँ सेना में, तो पत्रकारिता में हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी कोई ऐसा देखने में नहीं मिला। पत्रकारिता में आप हैं सर, और आप बहुत बारीक नज़र रखते हैं मीडिया का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, उसमें किस सामाजिक पृष्ठभूमि से लोग हैं। तो जो मीडिया की तरफ से जो नैरेटिव सेट होते हैं, क्या उसमें जो पत्रकार हैं सारे जिस सामाजिक पृष्ठभूमि पे आते हैं, और जो एक तरह का एक खास सामाजिक पृष्ठभूमि का दबदबा है, उसका कितना योगदान होता है? वो उनके पूर्वाग्रह और उनके जातियों को लेकर जो द्वेष होते हैं पिछड़ा समाज के लिए, चाहे दलित समाज के लिए, वो कितना काम करता है? आम तौर पर जो लोग मीडिया में जाते हैं, वो जो लोग यानी महत्वपूर्ण पोजीशन पर हैं, वो एक तो ऑलरेडी बाकी सभी क्षेत्रों से खारिज किए हुए लोग रहते हैं। पहले उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की, फिर स्टेट बोर्ड पीएससीएस वगैरह की तैयारी की, टीचर बनने की कोशिश की, सब कुछ बनने की कोशिश की, नहीं की तो पत्रकारिता कोर्स करके आ गए। तो हर तरह से एक तो नकारे और नाकाबिल तो होते ही हैं। और 100% या 99%, 98% समझिए कि इनके अंदर जातिगत विद्वेष पूरी तरीके से भरा ही हुआ होता है। या इस तरह से कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जातिवादी और जाति विद्वेषी लोग जो होते हैं, वही मीडिया में आते हैं। अक्षम भी होते हैं तो उनको योग्यता से भी डर लगता है, काबिलियत से भी डर लगता है इनके। और अब खुद भी फिर ये चाहते हैं कि चाहे इनके ही तबके के क्यों ना लोग आ रहे हों, नाकाबिल लोग आएँ, ताकि उनकी योग्यता को कोई चुनौती ना दे पाए, उनकी अक्षमता छिपी रह जाए। ये सब उसमें चला हुआ है और मीडिया इसी की वजह से पूरा बर्बाद ही हुआ है। और जिन लोगों को श्रेय दिया जाता है कि वो भारतीय टीवी पत्रकारिता के पितृ पुरुष थे, या वो भारतीय अखबार पत्रकारिता के पुत्र पुरुष थे, वो खुद उन्होंने बातें कितनी भी बड़ी कर लें, जो मंडल कमीशन के दौर में जो रहे हों, उन्होंने चाहे कुछ पक्ष में आर्टिकल लिख भी दिए हों, बोल भी दिए हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने रिक्रूटमेंट के लेवल पर ये इतने ज़्यादा रिजिड रहते हैं कि भूले भटके कहीं कोई यहाँ वहाँ से 2-4% लोग कोई दूसरे आ जाएँ तो आ जाएँ, लेकिन ये अपने यहाँ पे चाहे कोई भी चैनल के कोई कुमार हों, चाहे कहीं के खुमार हों, चाहे कोई सिंह हों, चाहे कोई इंदौर वाले वो थे, कौन से थे, जो भी रहे हों, ये भर्ती के लेवल पे पूरा इनका रहा है कि नहीं, हमें भैया और किसी को रखना ही नहीं है, अपनी जाति के ही लोगों को रखना है। अब थोड़ा बहुत अपने तबके का कि ठीक है अपर कास्ट के रख लो बाकियों के, यही इनका रहा है। 2-4% ऐसे लोग रहे हैं जो कभी कभी जिनकी वजह से थोड़ा बहुत लोगों को मौका मिल जाता है। वो चूँकि डाइवर्सिटी दिखाने के लिए, या कई बार धोखे धंधे में किसी ने सरनेम नहीं लिखा, या किसी से थोड़ा बहुत और यहाँ वहाँ से कोई परिचय हो गया, तो उस तरीके से सामने आ जाते हैं। बाकी ना यहाँ पर डिग्री देखने का चलन है, चाहे आप किसी भी संस्थान से हों, चाहे टॉप के इंस्टीट्यूट से हों, चाहे किसी प्राइवेट के, चाहे 5 लाख खर्च के आ रहे हो बन रहे हों, चाहे आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लिया हो तो, या आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
प्राइवेट सेक्टर में जो डिग्री की कहीं कोई ज़रूरत होती नहीं, आप किसी को भी कर दें। तो पूरी तरीके से अयोग्यता का बोलबाला चल रहा है और टीवी के जो पत्रकारिता का हनन हुआ है वो एक्चुअली इन लोगों का किया धरा है। उसके लिए समूची पत्रकारिता जगत को दोष देना सही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र यादव, और सामाजिक न्याय पर लगातार विचार रखते रहते हैं, उससे जुड़े आंदोलनों पर बहुत बारीक नज़र रखते हैं और इस जाति जनगणना पर भी ये लगातार नज़र बनाए हुए हैं। ऐसी तमाम खबरें और ऐसे तमाम लोगों से हम आपसे मिलवाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए नेशनल दस्तक से। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, ITO दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।